हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मास्टर कैडर पंजाब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी हम पहले डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स को। दो पार्ट में बटा हुआ है ऑप्टिक्स। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, थोड़े डायग्राम वगैरह आपको समझने होते हैं। वो डायग्राम, वो जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। एक चीज़ और, जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा वो समझ में आएंगे, बजाय कि उसकी थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो थ्योरी तो हमें समझनी है ना, वो तो तय है, पर साथ में हमें क्वेश्चंस भी करना है। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या बाद में देखेंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाकर आप वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आप लेक्चरर कैडर पंजाब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो फ्री में जाकर भी वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स देख रहे हैं मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए या फिर लेक्चरर कैडर फिजिक्स के लिए, तो मेरा जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो वीडियोस है, अलग अलग स्टेट के एग्जाम के जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से ये कहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है नहीं आ रही, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। एक बार क्लियर करेंगे तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर को। देखो भाई, ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट होते हैं, हाँ ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट होता है रे ऑप्टिक्स और एक पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स को। तो शुरू के करीबन 8 से 10 लेक्चर्स जो हैं वो रहेंगे रे ऑप्टिक्स के। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स को, जिसके अंदर हम इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ऑप्टिक्स का, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है। फर्मेट प्रिंसिपल के अलावा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज ये लेक्चर में सिर्फ हम इन तीन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कहां से, फर्मेट प्रिंसिपल से। तो फर्मेट प्रिंसिपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्मेट प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं हमारा जो डिस्कशन है वो कहां से स्टार्ट करूंगा, फर्मेट प्रिंसिपल से। फर्मेट प्रिंसिपल, तो फर्मेट प्रिंसिपल से मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं कुछ चीजें जनरल चीजें तुमसे डिस्कस करूंगा। कुछ सिंपल बातें करेंगे हम लोग, उसका मेरे को जवाब देते जाना। तो यहां बना लेता हूं साइड में। देखो भाई, पहली चीज कि मान लो ये तुम्हारा कॉलेज है, ये कॉलेज है तुम्हारा, और ये तुम्हारे हॉस्टल्स हैं, ये तुम्हारे हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल से कॉलेज जाने के तुम्हारे बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ए है, एक रास्ता बी है, एक रास्ता सी है और एक रास्ता डी है। ये 3-4 रास्ते हैं हॉस्टल से कॉलेज जाने के। मैं दो अलग अलग सिचुएशन दे रहा हूं, मेरे को बताना कि कौन सा वाला रास्ता तुम प्रेफर करोगे। सी वाला जो पाथ है वो सबसे छोटा पाथ है और डी वाला पाथ जो है वो सबसे बड़ा पाथ है। डी वाला जो पाथ है वो सबसे बड़ा पाथ है और सी वाला पाथ जो है वो सबसे छोटा पाथ है। ठीक है, सी वाला पाथ जो है वो सबसे छोटा पाथ है। तो पहला सीन ये है, पहली सिचुएशन ये है कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। पहला सीन ये है, सिचुएशन ये है कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं और
तुम हॉस्टल से निकले और तुम्हें कॉलेज पहुंचना है, तुम हॉस्टल से निकले और तुम्हें कॉलेज पहुंचना है, तो तुम कौन सा वाला पाथ लोगे, सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला? जो पहला सीन मैंने तुम्हें दिया वो सीन ये दिया कि तुम कौन सा पाथ चूज करोगे, सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला। तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है। हाँ भाई आंसर करो, कौन सा पाथ तुम लोग चूज करोगे? इस बात को ध्यान में रखना कि एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे, तो सबसे छोटा वाला पाथ चूज करोगे तुम, ठीक है? अगर तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो तुमने सबसे छोटा वाला पाथ चूज किया, करेक्ट। अच्छा, दूसरा सीन मैं ये दे रहा हूं कि तुम्हें हॉस्टल से और घर जाना है, हॉस्टल से कहाँ जाना है, हॉस्टल से और कॉलेज जाना है, हॉस्टल से कॉलेज जाना है, एग्जाम नहीं चल रहे हैं तुम्हारे, और अटेंडेंस भी नेसेसरी नहीं है, एग्जाम नहीं चल रहे हैं तुम्हारे और अटेंडेंस भी नेसेसरी नहीं है, मतलब वो तुम्हारी इच्छा है, वो अटेंडेंस की कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है अटेंडेंस का। तो अब तुम कौन सा पाथ चूज करोगे, सबसे बड़ा वाला कि सबसे छोटा वाला? हाँ भाई, अब कौन सा पाथ चूज करोगे तुम, सबसे बड़ा वाला पाथ चूज करोगे या सबसे छोटा वाला? जब तुम्हारे एग्जाम भी नहीं चल रहे हैं, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, तब भी स्मॉल करोगे? ओ माय गॉड, और आंसर आने दो, तभी भी तुमने पाथ चूज किया स्मॉल वाला। एक आंसर आया मेरे पास स्मॉल वाला, और आंसर बताओ। और आंसर बताओ, बड़ा वाला। तो दो आंसर आए मेरे पास, एक आया स्मॉल और एक आया बड़ा वाला, बड़ा वाला। तो यहां पर तुम लोगों ने जो पाथ चूज किए वो अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी तुमने दो पाथ चूज कर लिए, या तो सबसे बड़ा और या सबसे छोटा, दो पाथ चूज कर लिए तुमने, ठीक है। एक और सीन दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक और सीन क्या दे रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें शॉपिंग के लिए भेजा जाए, कहां भेजा जाए, तुम्हें शॉपिंग के लिए भेजा जाए। तो अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए भेज दिया जाता है, कहां भेज दिया जाता है, शॉपिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो तुम शॉपिंग के अंदर मैक्सिमम टाइम बिताना चाहोगे या मिनिमम टाइम बिताना चाहोगे? शॉपिंग के अंदर तुम मैक्सिमम टाइम बिताना चाहोगे या मिनिमम टाइम बिताना चाहोगे? मैक्सिमम, है ना? तो शॉपिंग के लिए तुम मैक्सिमम टाइम निकाल रहे हो, शॉपिंग के लिए तुम मैक्सिमम टाइम ले रहे हो। तो अब हम यहां से हम बात कर लेते हैं फर्मेट प्रिंसिपल की। तो अब जो तुम्हारे आंसर आए हैं इन्हीं के बेस पर मैं बात करूंगा फर्मेट प्रिंसिपल की। तो फर्मेट प्रिंसिपल के बात करूं मैं, उसके पहले एक मैं प्रिंसिपल की बात कर लेता हूं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। तो यहां पर मेरे को जो कुछ समझ में आया, यहां मेरे को जो कुछ समझ में आया, जो तुमने मेरे को आंसर करे, उसके बेस पर मैंने जो कंक्लूजन निकाला या जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है वो क्या है कि जहां पर तुम्हें मजा आ रहा है, जिस काम को करने में तुम्हें मजा आ रहा है या जिसका बहुत ज्यादा होना जरूरी है, जो कंपल्शन है, जिसमें जो मैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वहां पर तुम क्या टाइम दे रहे हो, मैक्सिमम टाइम दे रहे हो, है ना? वहां तुम टाइम दे रहे हो मैक्सिमम। जैसे कि शॉपिंग करना है तो शॉपिंग में तुम मैक्सिमम टाइम दे रहे हो, तुम्हें कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के लिए अटेंडेंस वगैरह कोई नेसेसरी है नहीं, तो तुम
मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ये करेंगे कि मैक्सिमम टाइम में जाएंगे, आराम से जाएंगे घूमते फिरते, वहां मैक्सिमम टाइम दे रहे हो। और जहां नेसेसरी कंडीशन है कि वहां तो पहुंचना ही पहुंचना है टाइम पे, भाई कुछ भी हो जाए, कुछ कैसे भी कर ले, तो वहां तुम मिनिमम टाइम दे रहे हो। वहां पर तुम क्या दे रहे हो? मिनिमम टाइम दे रहे हो। तो दो चीजों के बीच में काम हो रहा है, या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो ठीक उसी तरह से नेचर का भी काम होता है। हम लोग आलसी लोग हैं, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग आलसी लोग हैं। तो हम या तो काम को जिसमें हमें मजा आता है उसको मैक्सिमम टाइम के दे के करते हैं, और जिसमें हमें मजा नहीं आता उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम देना हमारी कोई हॉबी नहीं है, उसको हम जल्दी से निपटाना चाहते हैं। तो जिस काम में हमें मजा आ रहा है उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिस काम में हमें मजा नहीं आ रहा है पर वो नेसेसरी है कि खत्म करना है या करना ही है, तो उसको हम मिनिमम टाइम में करने की कोशिश करते हैं। या तो वो चीज मैक्सिमम हो रही है या वो चीज क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। तो ठीक उसी तरह से नेचर जो है, नेचर वो भी लेजी होता है। नेचर भी किसी चीज को करता है तो मैक्सिमाइज करता है, या वो क्या करता है? मिनिमाइज करता है। तो यानी कि दो ही चीजें हैं, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, या मैक्सिमम हो रहा है या क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। तो तुम्हारा जो एक्शन है, जो तुम भी एक्शन लोगे, मतलब शॉपिंग करना इज अ एक्शन और कॉलेज जाना इज अ एक्शन, तो वो जो तुम्हारा एक्शन है वो दो चीजों के बीच में घूम रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो यहीं से अब मैं निकालूंगा किसको? फर्मेट प्रिंसिपल को। तो फर्मेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो कौन से ईयर में दिया? 1658, 1658 में उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया। ठीक है, और उस प्रिंसिपल को किस नाम से जाना गया? फर्मेट प्रिंसिपल से। ये फर्मेट प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशनल कैलकुलस, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन कैलकुलस। ठीक है, तो इन 1658, 1658 में, इन 1658 Fermat gives a principle based on principle of variation of calculus वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। और ये जो प्रिंसिपल है उन्होंने किसके लिए दिया? लाइट के लिए दिया। किसके लिए? लाइट के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट ये पकड़ लिया और एक पॉइंट ये पकड़ लिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी तक लाइट ट्रेवल कर रही है, और ए से बी तक लाइट ट्रेवल करने के लिए हमारे पास लेट सपोज तीन रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है। ये हमारे पास तीन रास्ते हैं ए से बी तक लाइट को ट्रेवल कराने के। ठीक है, ए टू बी तक लाइट को ट्रेवल कराने के तीन रास्ते हैं। इस वाले पाथ को बोला हमने 1, इस वाले पाथ को बोला 2, और इस वाले पाथ को बोला 3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लाइट है वो कौन सा पाथ पकड़ेगी? 2 पकड़ेगी। अगर यहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, इसके बीच में किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल नहीं है, तो जो लाइट है वो कौन सा पाथ पकड़ेगी? वो पाथ नंबर 2 को चूज करेगी। लाइट जो है वो कौन सा पाथ पकड़ेगी? वो पाथ नंबर 2 को चूज करेगी। ठीक है, वो कौन से पाथ को चूज करेगी? पाथ नंबर 2 को चूज करेगी, अगर किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं है, यानी कि स्मॉलेस्ट पाथ। कौन सा पाथ? स्मॉलेस्ट पाथ। पर अगर किसी तरह के ऑब्स्टेकल है, मान लो कि मैंने यहां पर कुछ बंद करके लगा दिया, ऐसे यहां पर ऑब्स्टेकल लगा दिया, और यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर लाइट कौन सा पाथ चूज करेगी? वो करेगी मैक्सिमम पाथ। लाइट जो है वो कौन सा पाथ चूज करेगी? वो मैक्सिमम पाथ चूज करेगी। ठीक, तो यहां पर दो ही रास्ते चूज किए जा रहे हैं, या तो मैक्सिमम और या कौन सा पाथ चूज किया जा रहा है? मिनिमम पाथ चूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह दूं कि मैंने एक रैंडम पाथ ले लिया, ये रैंडम पाथ ले लिया लाइट का, और इस रैंडम पाथ पे मैंने कोई छोटा सा सेक्शन काट लिया, उस छोटे से सेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, वो ds है। ds क्या है? ds है। ठीक है, और क्योंकि लाइट की मैं बात कर रहा हूं, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट वो होगी c किस में होगी? वैक्यूम में। c जो है वो किस में होगी? वैक्यूम में। और अगर मैं कह दूं कोई मीडियम है, तो इन
इन मीडियम, अगर मैं कह दूं क्या है मीडियम है, तो इन मीडियम, मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, सी अपॉन म्यू, क्या होगी, सी अपॉन म्यू, जहां म्यू जो है, म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू जो है वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या कहलाएगा, म्यू कहलाएगा रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम टाइम निकालते हैं, टाइम, तो टाइम जो है वो किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ऑब्स्टेकल मींस अवरोध, अवरोध, कुछ बाधा, उनको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो स्मॉल सेक्शन के लिए, स्मॉल सेक्शन के लिए मैंने टाइम को ले लिया dt, तो यहां लिख दिया मैंने टाइम dt, और डिस्टेंस कितनी हो गई ds, वेलोसिटी को मैं किससे लिख रहा हूं, c अपॉन म्यू, ये भी हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया किससे, c अपॉन म्यू से। तो dt जो है, dt की जो वैल्यू है, तो वो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू ds अपॉन c, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ds अपॉन c। यहां तक क्लियर है बात मेरी? अब ये जो टाइम है, ये मैंने एक स्मॉल सेक्शन के लिए लिया था, ये जो टाइम है मैंने स्मॉल सेक्शन के लिए लिया, पर अगर मैं ऐसे बहुत सारे सेक्शंस को मिला दूं तो टोटल टाइम निकाल लूंगा। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो टोटल टाइम जो निकल के आएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा इंटीग्रेट, ठीक है, इस dt को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, म्यू ds अपॉन सी, इसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट, तो ये क्या लिखा जाएगा, म्यू ds अपॉन सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ये टाइम या तो मिनिमम होगा और या क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये वाला जो टाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टाइम या तो क्या होगा, मिनिमम होगा, और या ये टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या तो ये टाइम मिनिमम होगा और या ये टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यदि मैं बात करूं किसकी, यदि मैं बात करूं, हमारे पास दो तरह की मैथमेटिक्स होती है, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। तो इन डिफरेंशिएशन, अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो इन डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जो क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और किसके बराबर करते हैं, जीरो के लिए। उसको डिफरेंस, मान लो टाइम है और टाइम को डिफरेंशिएट कर दिया एस के रेस्पेक्ट में, तो वो किसके बराबर करना है, हमें जीरो के लिए। जब भी हम मिनिमा या मैक्सिमा की बात करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, तो डिफरेंशिएशन के अंदर मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन के लिए हम उसको इंटीग्रेट करके और किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, फॉर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे हम, हमारे पास जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से और फाइनल तक उसकी जो वैल्यू है, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए, जीरो हो जाए, कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो किसकी कंडीशन को देगा, मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन को देगा। यानी कि मेरे पास जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है, ये वाली टी वाली, तो यहां से डेल टी का मतलब हो गया वेरिएशन, डेल टी का मतलब क्या हो गया, वेरिएशन, वेरिएशन इक्वल्स टू इनिशियल से लेकर कहां तक, फाइनल, और ये म्यू डी एस अपॉन सी, ये किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, ये किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो यहां पर हमें दो ही तरह के टाइम मिलेंगे, या तो मिलेगा मैक्सिमम, तो यहां से जो टाइम हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, या तो आएगा वो मिनिमम। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो या तो क्या आएगा, मिनिमम, और या फिर वो टाइम क्या आएगा, मैक्सिमम टाइम आएगा, या वो टाइम आएगा मिनिमम, या वो टाइम क्या आएगा, मैक्सिमम टाइम आएगा। तो
इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम देते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल नाम देते हैं। इसको भी मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखूंगा, और ये जो मैथमेटिकली चीज लिखी हुई है, मैथमेटिकली जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। तो यानी कि जो दुनिया है, लाइट के लिए जो दुनिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो वो मिनिमम पाथ चूज करेगी या वो मैक्सिमम पाथ चूज करेगी, उनके बीच में वो कहीं भी नहीं जाएगी, मिनिमम रहेगी या मैक्सिमम रहेगी। मिनिमम का पाथ का मतलब है ए से बी तक पहुंचने में टाइम उसको मिनिमम लग रहा है, और मैक्सिमम पाथ का मतलब है ए से बी तक पहुंचने में उसको टाइम मिनिमम लग रहा है। तो फर्मेट ने अपना जो प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि यदि लाइट ट्रेवल कर रही है दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो वो दो पॉइंट्स है एक और ए और बी, तो ए और बी के बीच में चाहे कितने ही रिफ्लेक्शंस हो और चाहे कितने ही रिफ्रैक्शंस हो, ए और बी के बीच में चाहे कितने ही रिफ्लेक्शंस हो चाहे कितने ही रिफ्रैक्शंस हो, तो लाइट जो पाथ चूज करेगी वो इस तरह से चूज करेगी कि उस पर लगने वाला टाइम या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम होगा या क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल, according to Fermat principle, Fermat principle, a ray of light traveling from 1 point to another point by any number of reflection and reflections, any number of reflection and refractions follows a path for which time taken is minimum और मैक्सिमम, जिसके लिए टाइम जो है या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल। ये जो फर्मेट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ कैलकुलस, जो मैंने यहां पर लिखा है। इसके जैसा ही आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, जिसमें आप पढ़ते हैं हैमिल्टनियन वेरिएशन प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल भी आप पढ़ते हैं, तो वो भी सेम कंसेप्ट है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ कैलकुलस है, इसके ऊपर दो जो लॉज हैं वो काम करते हैं, दो प्रिंसिपल काम करते हैं जो आप पढ़ते भी हैं, एक फर्मेट प्रिंसिपल और एक कौन सा होता है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में अंदर पढ़ते हैं जब आप एमएससी में होते हैं, या फिर आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या कोई सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलता है। और सेम कहानी वहां पर भी आप पढ़ते हैं कि वहां पर आप पढ़ते हैं कि जो एक्शन होगा वो या तो मिनिमम पाथ से होगा या मैक्सिमम पाथ से होगा, और वहां पर वर्ड लगा दिया एक्शन, और यहां पर एक्शन की जगह वर्ड क्या आ गया, लाइट आ गया। तो लाइट ट्रेवल करेगी या तो मिनिमम पाथ से या मैक्सिमम पाथ से, और मिनिमम और मैक्सिमम को कंबाइंडली नाम दिया जाता है एक्सट्रीमम। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं बार बार, मिनिमम और मैक्सिमम, इसको कंबाइंडली नाम दिया जाता है एक्सट्रीमम। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम को कंबाइंडली इसको बोला जाता है एक्सट्रीमम। कंबाइंडली क्या नाम दिया जाता है, एक्सट्रीमम नाम दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो इसको बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इसके लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो क्या पूछा जा सकता है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू पहला ऑप्शन डाल दिया जाएगा कि थ्रू अ मिनिमम पाथ, सेकंड ऑप्शन डाल दिया जाएगा थ्रू अ मैक्सिमम पाथ, थर्ड ऑप्शन डाल दिया जाएगा थ्रू अ एक्सट्रीमम पाथ, और फोर्थ ऑप्शन डाल दिया जाएगा नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर लगाओगे? एक्सट्रीमम पाथ। एक्सट्रीमम का मतलब इट कैन बी मिनिमम और इट कैन बी मैक्सिमम। ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया, या तो मिनिमम पर होगा या मैक्सिमम पर होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? फर्मेट प्रिंसिपल की। किसकी बात हो गई? फर्मेट प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे दो लॉज के बारे में। एक बात करेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट मतलब जो आ रही है, और एक लाइट होगी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी जो जा रही है। तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों सेम एंगल पर होंगी, है ना। कहने का मतलब मेरा यह है कि मान लो मैंने कोई प्लेन ले लिया, ये कोई प्लेन ले लिया, तो एक लाइट बनाई मैंने ये इंसिडेंट लाइट, और एक लाइट बनाई ये मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये हो गई इंसिडेंट लाइट, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये एक हो गया इनके नॉर्मल। ये लाइन जो रेड कलर की है वो हो गई क्या? नॉर्मल। यहां से ये एंगल जो बन रहा है इसको मैंने बोला आई, और ये एंगल जो बन रहा है इसको बोला बने आर। ठीक है, इसको मैंने बोला आर। तो ये जो लाइट दिख रही है ए बी, ये बन रही है सी बी, और ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल को नाम दे दिया मैंने डी। तो मैं पहले इनको नाम दे देता हूं। ए बी जो है ये है इंसिडेंट लाइट, ये है इंसिडेंट लाइट। बी सी जो है ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। बी डी जो है बी डी, ये है नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, और इस प्लेन को नाम दे दिया मैंने एक्स वाई, नॉर्मल टू प्लेन एक्स वाई। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम है, इस प्लेन का नाम है इंसिडेंस प्लेन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इस प्लेन का नाम है प्लेन ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर का मीनिंग है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे का मतलब है जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है जो जा रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन कौन सा? जिसको मैंने किससे लिखा था? बी डी से लिखा था, जिसको मैंने किससे लिखा? बी डी से। तो ये ए बी वाली लाइन, बी सी वाली लाइन और बी डी वाली लाइन, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये तीनों किस में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, जिस प्लेन का नाम क्या होगा? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। उस प्लेन का नाम क्या होगा? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, पहला। और दूसरा क्या होगा कि ए बी बी सी एंड बी डी। ए बी का मतलब है इंसिडेंट रे, बी सी का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, और बी डी का मतलब है नॉर्मल लाइन टू द प्लेन। ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, all are lies in same plane called
कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस, कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे जिसको क्या नाम दिया जाएगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये तो हो गए इसके स्टेटमेंट, ये क्या हो गए इसके स्टेटमेंट हो गए। अब ये बात जो है कितनी सही है वो हम देख लेते हैं। तो ये बात कितनी सही है उसको देखने के लिए हमने क्या किया कि यहां से ए पॉइंट से लेकर और सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया मैंने किससे, स्मॉल डी से। इस डिस्टेंस को किससे लिख दिया, स्मॉल डी से। और ए से और कैपिटल डी तक की जो डिस्टेंस है इसको लिखा मैंने स्मॉल एक्स से। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बच गई, ये बच गई डी माइनस एक्स। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बच गई, डी माइनस एक्स। ठीक है, डी माइनस एक्स। अब जो ये लाइट ट्रेवल कर रही है तो लाइट का कुल जो लेंथ हो गई यहां से लेके और सी तक की जो कुल लेंथ हो गई एसी, एसी जो लेंथ हो गई वो किसके बराबर हो गई, वो बराबर हो गई ए बी और प्लस बी सी। किसके बराबर हो गई, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये जो कुल लेंथ है ये किसके बराबर हो गई, ए बी प्लस बी सी। और मान लेते हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ए डिस्टेंस के बराबर है। तो ए बी जो डिस्टेंस है, एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिखा। इस ट्राइंगल में ये है ए पॉइंट, ये है डी पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो ये है क्या डिस्टेंस, एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस ये कितनी है, एल है। तो ए बी जो है इजीली निकाला जा सकता है। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए है ये ए। तो ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वापस बनाते हैं एक बार। तो ये डिस्टेंस जो है ये है ए और ये जो डिस्टेंस है वो है एक्स। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ए। इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है बी और इसको डी। तो ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट। सिमिलरली हम दूसरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं और दूसरी डिस्टेंस के लिए मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं है। इस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूं बी। मैंने बी डिस्टेंस नाम दे दिया है ना, अपने मन से मैं नाम दे रहा हूं। तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है ए और ये डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया बी। हो सकता है कि सेम भी हो और हो सकता है कि सेम नहीं हो। तो इस वाले ट्राइंगल में जो बीसी डिस्टेंस है तो सिमिलरली बीसी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर। वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बात। और AC क्या है, AC टोटल पाथ है जो कि किसके बराबर है, AB प्लस BC। AC टोटल पाथ है जो किसके बराबर है, AB प्लस BC। यहां तक क्लियर है सभी चीजें। तो टोटल पाथ जो हमारे पास आ गया AC वो किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर और ये डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल, फॉर्मेट का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये जो पाथ है ये एक्सट्रीमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल डी ए सी, ए सी को मैं नाम देता हूं, मान लो एल नाम दे दिया मैंने ए सी को, तो डी एल, तो डी एल अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। डी एल अपॉन डी एल एक्स में करूंगा तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बनेगा ही बनेगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा एक्स का, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये बनेगा 1/2, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये ऐसा का ऐसा रहेगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये डी है। और फिर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2d माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -1, इसलिए यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया।
और ये किसके बराबर कर दिया हमने, 0 के बराबर। यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब यहां से मेरे को दिख रहा है कुछ बनता हुआ, क्या दिख रहा है मेरे को, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से मेरे को दिख रहा है d माइनस एक्स अपॉन, ये किसके बराबर बन रहा है, ये बन रहा है बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास दो ट्राइंगल बन रहे थे, एक ट्राइंगल था ये, इस ट्राइंगल में ये था आई एंगल, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी थी, एक्स। तो अगर इसमें मैं निकालू साइन आई, तो साइन आई की वैल्यू जो है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन आई की जो वैल्यू है, साइन आई, वो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरा ट्राइंगल आप लोगों के पास है, वो दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसे है, ये है एंगल आर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, डी माइनस एक्स, और ये कितना है, ये है डी स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी, ये कितना है बी स्क्वायर और प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से साइन आर जो है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी, यहां लिख देता हूं, दूसरी जगह लिख देता हूं तो यहां से साइन आर की वैल्यू क्या बन रही है, यहां से साइन आर बन रहा है डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास यहां से क्या बन गया, साइन आई इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन आर बन गया। तो साइन आई इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन आर बन गया। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि मैंने शुरू में हेडिंग भी लिखी थी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, और उसके साथ साथ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में होंगी, जिस प्लेन को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी फॉर्मेट का एक प्रिंसिपल है, फॉर्मेट का जो प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो पहला तो एप्लीकेशन ये आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा एप्लीकेशन आता है इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा जो एप्लीकेशन आता है वो आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा जो एप्लीकेशन आता है वो आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि वापस से मैंने एक प्लेन बना दिया। अब इस प्लेन के दोनों तरफ दो अलग अलग मीडियम है। एक मीडियम ये है जिसको मैंने लिखा मीडियम 1 और एक मीडियम ये है जिसको लिखा मैंने मीडियम 2। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने लिख दिया μ1 से और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको लिख दिया मैंने μ2 से। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जैसा हमने पहले किया था। इस परपेंडिकुलर में ये पॉइंट जो है जो इस प्लेन को कट कर रहा है इसको नाम दे दिया मैंने O। लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो लाइट रे आई, लाइट रे आ रही है और ये इस प्लेन के ऊपर गिरी और यहां से इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं ए से। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम लिख रहे हैं ए से और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम लिख रहे हैं सी से। मान रहे हैं हम ऐसा हो रहा है। अब लाइट इस पर गिरेगी तो लाइट इस पर गिरेगी, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कुछ पार्ट तो ऐसे वापस लौट जाएगा ऐसे और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगा। तो दूसरे मीडियम में जो एंटर करेगा, दूसरे मीडियम में जो पार्ट एंटर करेगा तो वो पार्ट मैंने ऐसे एंटर करा दिया। अब ये किधर की तरफ बेंड होगी वो डिपेंड करता है कि मीडियम जो है वो
डेंस है कि रेयर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बाकी चीजें, कि ये दूर हटेगी इस नॉर्मल लाइन से या इसके पास आएगी, तो वो हम आगे बात करेंगे। वो डिपेंड करता है कि मीडियम किस तरह का है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैंने लिख दिया आर से, और ये जो एंगल है, ये एंगल आर, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अपवर्तन, नहीं हिंदी में मेरे को पता नहीं यार क्या कहते हैं इसको हिंदी में, परावर्तन शायद, अब कुछ ऐसा कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और इसका जो मीडियम है वो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं, किससे? μ2 से। और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख रहा हूं किससे? b से। किससे लिख रहा हूं? b से। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से और यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस बन रही है, इसको मैं लिख रहा हूं c से। इसको मैं लिख रहा हूं x, नहीं इसको मैं c लिख रहा हूं, तो इसको मैं x कर देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये अगर x हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहां से और यहां तक, तो ये डिस्टेंस बचेगी c माइनस एक्स। ये डिस्टेंस क्या बचेगी? c माइनस एक्स। तो अब लाइट ने जो ट्रेवल किया पाथ, वो ट्रेवल कौन कौन सा किया? लाइट का जो कुल पाथ है ए बी, वो किसके बराबर है? AO, और प्लस किसके बराबर? OB के बराबर। AO प्लस OB। AO जो डिस्टेंस है AO, उसको हम कैसे लिखेंगे? AO जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसी तरह से OB जो डिस्टेंस है OB, वो किसके बराबर हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल, टोटल पाथ जो है वो ये एक्सट्रीमम में आना चाहिए, तो इसको मैंने नाम दे दिया L। तो टोटल पाथ एक्सट्रीमम यानी कि या तो मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये मैंने करा dl अपॉन dx, तो ये तो वही पहले जैसी कंडीशन बन जाएगी, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर बनेगा c माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो ये 0 के बराबर होगा। इन दोनों को आपस में इक्वेट करो। अच्छा, इक्वेट करूं उसके पहले यहां पर एक चीज और आपको करनी पड़ेगी। पहली बात ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक लाइट रे है, ये ट्रेवल कर रही है, ये ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, ये ट्रेवल कर रही है किसमें? वैक्यूम में। और वैक्यूम में अगर ट्रेवल कर रही है और ये डिस्टेंस इसकी a है, a से b तक जो डिस्टेंस है वो a है, तो इसका जो पाथ है वो क्या लिखा जाएगा? वो पाथ लिखा जाएगा a। इसका पाथ क्या लिखा जाएगा? a। और अगर ये सेम लाइट रे ये ट्रेवल कर रही है ए बी, सेम लाइट रे है और ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और ये जो लेंथ स्टिल ए है, ये लेंथ स्टिल ए है, और ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो इसका जो पाथ लिखा जाएगा वो पाथ लिखा जाएगा म्यू ए। इसका जो पाथ है वो क्या लिखा जाएगा? म्यू ए। और ये जो पाथ है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। इस पाथ को हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, इस पाथ को हम क्या नाम देंगे? ऑप्टिकल पाथ। तो हमारे पास जो ये केस है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला, इसमें हमने यहां पर दोनों मीडियम ले रखे हैं। जो प्लेन के ऊपर वाला मीडियम है उसको मैंने लिखा है μ1 से, और प्लेन के जो नीचे वाला है बिलो द प्लेन है वहां का जो मीडियम लिया है मैंने μ2। तो AO जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा μ1। ए जो AO डिस्टेंस है वो AO डिस्टेंस किसके बराबर बनेगी? वो बनेगी μ1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से यहां पर OB जो डिस्टेंस वो बनेगी वो क्या बनेगी? μ2
अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से जब यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर लगा दोगे μ1 और यहां पर क्या लगा दोगे μ2। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो अब ये जीरो के इक्वल हो गए तो इनको इक्वेट करोगे तो ये बन जाएगा μ1x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वेट हो जाएगा μ2 सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल बनेगी साइन आई, और ये वाली वैल्यू जो है ये किसके इक्वल बनेगी साइन आर। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा म्यू साइन आई, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। तो यहां से बनेगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको मैंने लिखा μ2 अपॉन μ1, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया μ2 अपॉन μ1, और इसको लिखने का तरीका क्या है 1 μ2, एक से कहां पर जा रही है 2 में, 1 μ2 एक से कहां पर जा रही है 2 में जा रही है, तो 1 μ2 का मतलब μ2 अपॉन μ1। और ये जो लॉ है इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक बात? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन गुणांक, जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन गुणांक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ग्लास के लिए तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू आती है 3/2, अगर मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू आती है 4/3, अगर मैं एयर के लिए बात करूं तो एयर के लिए इसकी वैल्यू आती है 1। तो इसकी वैल्यू पहले से फिक्स है, और अलग अलग केस में इसकी वैल्यू अलग अलग या तो गिवन होगी या आपको पता होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है 1 μ2, 1 μ2 का मतलब क्या है आर आई ऑफ मीडियम 2, आर आई ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, आर आई ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था इसमें मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बताई है, कुछ ज्यादा तुम्हें बताया नहीं है। तो अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो फॉर्मेट प्रिंसिपल के ऊपर पूछे जा सकते हैं, एक्सट्रीमम पाथ के ऊपर पूछे जा सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है उस पर पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। एक जो मैंने बात बताई तुम्हें कि जिसमें मैंने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द प्लेन एक्स वाई, ये तीनों सेम प्लेन में रहते हैं, तो उसको हाइगन का प्रिंसिपल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइगन प्रिंसिपल, उसको हाइगन का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हाँ, ऑप्टिक्स की क्लास सेम टाइम पे होगी, ऑप्टिक्स की क्लास 3:45। हाँ हाँ हाँ, ऑप्टिक्स क्लास स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब बाकी का इसके आगे का डिस्कशन हम कल वाली क्लास में करेंगे, अभी की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।